चलिए नमस्कार सभी को। देखिए आज की जो क्लास रहेगी ये भी वही 40 क्वेश्चंस हैं। पिछला वर्क मैंने आपको बताया था क्लास में पढ़ने के लिए कि एक तो जो विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं सोनेट्स वगैरह के बारे में कुछ आपने पढ़ा उसको समझ लीजिएगा। बाकी आज जो क्वेश्चंस रहेंगे देखो विलियम शेक्सपियर के ऊपर रहेंगे, इसमें बेसिक क्वेश्चंस हम सोनेट्स के उठाएंगे इसमें। अच्छा, सोनेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनको आप जो ना कॉम्प्लिकेशन में मत जाना। एक तो वो लाइंस जो आपसे सोनेट की पूछेगा तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। सोनेट की लाइन में आपको मंडे से पहले डिस्कस कर लूँगा या मंडे ट्यूसडे में डिस्कस करूँगा उसको कि उनकी जो पहली लाइन को किस तरह से याद करना है, कि ये लाइन मतलब रटना नहीं है, उसे पर्टिकुलर टेक्निक होती है उनको याद करने की। 154 सोनेट्स हैं, उसमें कैसी कैसी लाइन आप याद करेंगे वो डिस्कस कर लेंगे पहले। तो एक तो सोनेट्स के ऊपर क्वेश्चन है, एक इसकी अर्ली पोएम्स जैसे कि इसकी ये थी वीनस एंड एडोनिस था, या रेप ऑफ लुक्रेज था, या एक पोएम था लवर्स, मतलब क्या था वो, ए लवर्स कंप्लेंट। ये इस तरह की पोएम इसकी रही हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं इसमें। लिटरेरी टर्म्स जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आपने पढ़े होंगे, जैसे सोनेट कितने टाइप के होते हैं, ऑड कितने टाइप के होते हैं, याद है पॉइंट मैंने बताए थे आप लोगों को, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे। और कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ग्रामर बेस्ड कैसे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। रूल्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे धीरे धीरे। मैं रूल्स बेस्ड क्वेश्चन जैसे अभी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह के क्वेश्चन बताए थे लास्ट की क्लास में आपको, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सबको रेगुलर आप रिवाइज करते चलो जाओ, बार बार रिवाइज तो कर रहे हो ना इनको आप, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत ध्यान से समझ के चलना। सीधे पॉइंट पे आते हैं अपने। 40 क्वेश्चन हैं और 40 क्वेश्चन आप पर डे इसमें करते चले जाइए। 40 क्वेश्चंस पर डे करते चले जाइए। कहाँ है क्वेश्चंस? विलियम शेक्सपियर, अब यार 2 पढ़े हैं, पता नहीं कौन कौन सा होगा। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे देखना पड़ेगा। ये 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस सेट करना पड़ेगा इसको। अब मैं क्लास डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहता। चलिए, हाँ ये लेक्चर 6। देखिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन चेक करके चलो। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला? ये क्या है? सोनेट है, पेट्रार्चन सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है, या सोनेट साइकिल है? मालूम है कुछ? नहीं मालूम। रचना मालूम है? पढ़ नहीं पाए? देखिए एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो है ये सोनेट नहीं है। सोनेट तो 14 लाइंस का होता है। ये जो है इसे ध्यान रखें, दोनों वर्ड, इसके बारे में लिटरेरी टर्म्स आपको मंडे कराऊंगा ना क्लास में मैं, तो लिटरेरी टर्म्स में इन दोनों वर्ड्स को डिस्कस करूंगा। जब मैंने सोनेट पढ़ाए थे तब भी इनका जिक्र आया था। बाकी ये दोनों वर्ड्स मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे क्लियर करके कि क्या है सिस्टम इसका। तो ना तो ये सोनेट है, सोनेट की ही 2 पॉइंट्स हैं, पेट्रार्चन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, वो तो सोनेट के पार्ट्स हो जाते हैं। एक्चुअली ये सोनेट साइकिल है, ये सोनेट साइकिल है। अगर 2 वर्ड्स पूछे जाते हैं आपका एस्ट्रोफिल, ये ध्यान रखिए, इसमें एस्ट्रोफिल पूछ लेता है, स्टेला पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिए कि दोनों वर्ड क्या है, सोनेट साइकिल है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं करना आपको बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई, इसे रट लेना इस पॉइंट को। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ए कर्टल सोनेट? एक कर्टल सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं बताइए? हाँ, इसमें लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, वो एक पॉइंट रट के जाते हैं कि जो सोनेट है तो 14 लाइन्स ही होंगी, ठीक है ना। लेकिन 14 लाइन्स वाले ऑप्शन को अगर आप इसमें कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्टल सोनेट है। सोनेट मैंने आपको 4-5 टाइप के बताए थे, उनमें कर्टल सोनेट भी था जिसकी लाइन कितनी थी? 10.5 लाइन्स। 10.5 लाइन्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने से कर्टल सोनेट बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। विच काइंड ऑफ वर्क्स इन एस्ट्रोफिल एंड स्टेला बाय सर फिलिप सिडनी? तो ये 2 वर्ड आए, कौन कौन से हैं? एक तो एस्ट्रोफिल आया था और दूसरा क्या था, इसका थोड़ा साइज कम करना पड़ेगा, 1 मिनट का टाइम दो मुझे। 1 सेकंड का टाइम दीजिए बस, आज इसको पहले से सेट करना भूल गया मैं। चलिए हो गया बस। बताइए, इसने कहा कि विच काइंड ऑफ वर्क्स, इनमें से कौन सा वर्क है, किस तरह का वर्क है जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला में लिखा हुआ है बाय सर फिलिप सिडनी? फिलिप सिडनी का नाम आपने सुना होगा, हिस्ट्री में कई बार इसका नाम आया है। तो विच काइंड ऑफ वर्क्स इज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला बाय फिलिप सिडनी? तो देख लीजिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ भी एस्ट्रोफिल स्टेला का नाम आए वो क्या है? सोनेट साइकिल।
सोनेट साइकिल, और उसको यूज किसने किया था? फिलिप सिडनी ने। ठीक है ना। तो एक सोनेट है, एक सोनेट साइकिल है। तो सोनेट साइकिल वर्ड को ध्यान रखना। सोनेट साइकिल क्या है, उसमें दो वर्ड, दो नाम याद रखें, एस्ट्रोफिल और स्टेला। इसको डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मंडे को क्लास चली रही है उसकी, तो उसे मंडे में डिस्कस कर लेंगे, उसके डेप्थ में जाना नहीं है फिलहाल यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट विलियम शेक्सपियर्स लाइफ। इनमें से कौन सी ऐसी चीज विलियम शेक्सपियर की लाइफ के रिगार्डिंग गलत है, वो सही नहीं है? चेक करो कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो इनमें से सही नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं। तो जिसने इसने कहा कि इन 1583 ही मैरिड टू एनी हैथवे। देखो एनी हैथवे से शादी हुई थी, और हु वाज 8 years जूनियर टू हिम, जो उससे 8 साल छोटी थी। सारी बात सही है, लेकिन गलती क्या है इसमें? हाँ जो भी है उसमें, नहीं जूनियर थी, नहीं बड़ी तो थी, लेकिन जूनियर कैसे हो सकेगा? ये तो अच्छा, ये जूनियर ऑप्शन है ना। अच्छा हाँ, सॉरी, ये तो सीनियर थी, मतलब इससे एज में ज़्यादा थी वो। इसको बारे में कहा भी जाता था समझने साथ अपने से बड़ी शादी की थी। ये तो गलत ऑप्शन है ना। और दूसरी चीज़, जो शादी हुई थी वो 1583 में नहीं हुई थी। कब हुई थी? 1582। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना। वो सीनियर थी इससे, ठीक है ना। एज गलत लिखी हुई है, और जूनियर नहीं थी, सीनियर थी। एक और देखो, ही लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज स्टीलिंग डियर फ्रॉम। ये बिल्कुल सही लिखा है, तो ठीक सा फैक्ट है ना। ही रॉट जनरली 10 हिस्ट्री प्लेज दैट। अब इसने हिस्ट्री प्लेज कितने लिखे थे? 10 ही लिखे थे ना उसमें, ठीक है ना। 10 हिस्ट्री प्लेज दैट कवर इंग्लैंड हिस्ट्री राइट फ्रॉम 12th to 16th सेंचुरी। बिल्कुल सही है। 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक उसने लगभग 10 हिस्ट्री प्लेज लिखे, जिसमें उसने पूरी एज को कवर किया था। और इन किंग जॉन, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ, इनको जानते ना, ये लिखे थे हिस्ट्री प्लेज थे उसके। बैटरी डाउन हो गया, बैटरी डाउन। क्या कर रहा है आज आपके बैच में? आज ही मजे ले रहा है क्या? देखिए, आप किंग जॉन, दूसरा नाम क्या है? रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ, और ईटीसी वीटीसी पता नहीं क्या लिखा आगे की तरफ, जो भी है। इसमें के ही प्रेजेंटेड द वीकनेस ऑफ इंग्लिश किंग्स। बिल्कुल सही है। जितनी इसने इस तरह की हिस्ट्रीज लिखी थी, उसमें किंग जॉर्ज जो भी थे, जॉन, रिचर्ड, इसमें जो ना राजाओं की कमजोरियों को शो किया था। वीकनेस ऑफ इंग्लिश किंग्स मतलब उन राजाओं में क्या खामियां थी, राजाओं के ऊपर इसने कटाक्ष टाइप से लिखे थे इसमें जो भी थे। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है इसका। वो बड़ी थी, ये भी गलत है। और उसने 1853 में शादी नहीं की थी, शादी हुई थी 1852 में। नेक्स्ट आइए, द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। राइमिंग स्कीम क्या थी बताइए? एक राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये तो नहीं है ना, या है? देखो शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम में क्या था, सोनेट में उसने 3 तो क्वार्टरन यूज किए थे और 1 कपलेट यूज किया था। तो कपलेट है तो इसका मतलब सी सी, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। जी जी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर 2 क्वार्टरन है और 1 सेक्सटेट, यानी कि 2 मतलब 1 ऑक्टेव है और 1 सेक्सटेट है, ठीक है ना। तो विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिया था वो स्पेंसर सोनेट के तरह था एक टाइप से, लेकिन वो पेट्रार्चन सोनेट के बिल्कुल अलग था। पेट्रार्चन सोनेट में 8 लाइन्स थी और फिर 6 लाइन्स थी, ठीक है ना। और उसमें वोल्टा आता था 6th लाइन में, मैंने आपको बताया था वोल्टा वगैरह आता है इसमें। तो वो सारी चीजें ध्यान रखिएगा। विलियम शेक्सपियर के सोनेट में जो वोल्टा आता है वो 9th लाइन में आता है, मालूम है? कौन सी में आता है? 9th में आता है। अबे तो सही तो है, 13th लाइन में ही आएगा। हद, हाँ तो कंफ्यूज क्यों होते हो? वोल्टा होता है 6th लाइन में, एक होता है 9th लाइन में। जो वोल्टा आता है वो किस में आएगा? पेट्रार्चन सोनेट में। उसने ऑक्टेव लिखा, ऑक्टेव के बाद सेस्टेट लिखा, तो वोल्टा जो आएगा उसका वोल्टा आएगा वहां पे कौन सी लाइन में? 9th में। लेकिन विलियम शेक्सपियर वोल्टा कौन सी लाइन में आता है? 13th में। और उसने 3 चीजें समझा करो, उसमें 3 क्वार्टरन यूज किए थे, ठीक है ना। तो क्वार्टरन में जो राइम स्कीम थी वो देखिए ध्यान से, वो ए बी फिर सी डी फिर ई एफ और फिर जी जी, ये उसका राइमिंग स्कीम था। विलियम शेक्सपियर का जो राइमिंग स्कीम था ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है ना। तो विलियम शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम ध्यान रखना सोनेट में क्या थी?
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट आइए। बाकी तो आपकी जो क्लास चल रही है उसमें इन चीज़ों को फोकस करना क्या सिस्टम है, लेकिन याद जरूर करके चले। हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? कितने सोनेट्स लिखे थे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 154। लेकिन उसी के लिए क्वेश्चन इजी है जिसने पॉइंट पढ़ रखा है, 154 सोनेट्स। नेक्स्ट देखिए, टू whom did Shakespeare dedicate his sonnets from 127 to 152? इन्हें रट लो इन क्वेश्चंस को, बार बार रिपीट कर करके। किसने के लिए था? द डार्क लेडी यानी कि मैरी फिटन, इसके लिए मालूम है? डार्क लेडी या मैरी फिटन। क्यूपिड के लिए कौन सा था? 153 और 154, तो वो लास्ट वाले दो जो थे। चलिए अच्छा, इसके ऊपर सोनेट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए भी थे। फर्स्ट टू 126 जो उसने डेडिकेट किए थे वो किए थे अर्ल ऑफ सैम्पटन, साउथहैम्पटन और अर्ल ऑफ एसेक्स जो था उनके लिए किए थे, ठीक है ना। तो उन्हें मेल के लिए भी कह सकते हैं, मेल के लिए किए थे। बाकी इसको समझेंगे अभी इन चीज़ों को, यहाँ पे आज कुछ डिटेल में जाएंगे इसके क्वेश्चंस को लेके। देखिए अच्छा, यहीं से नोट्स बना के चलना आप लोग, इनके कॉपी बना के नोट्स बना के, क्योंकि इसके बारे में थ्योरी लिखवाने की जरूरत है, डायरेक्ट क्वेश्चन को समझो और वहीं से चीज़ों को समझिए। द ओनली सोनेट ऑफ शेक्सपियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना, द ओनली सोनेट ऑफ शेक्सपियर दैट इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। देखो विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे ज्यादातर वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट लिखे गए ज्यादातर। लेकिन एक सोनेट है जो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा है। टेट्रा का मतलब क्या है? 4 मीटर हुए, यानी कि 8 सिलेबल हुए, मतलब पता है 8 सिलेबल हुए। आयम्बिक का मतलब कितने सिलेबल होते हैं? आयम्बिक का मतलब कितने सिलेबल होते हैं? आयम्बिक का मतलब कितने सिलेबल होते हैं? एक, 2 सिलेबल से आयम्बिक बनता है, 2 ही सिलेबल से ट्रोशाइक बनता है। 2 सिलेबल से मिलकर 1 मीटर 1 फुट बनता है ना उसमें। अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। और ट्रोशाइक में क्या होता है? स्ट्रेस अनस्ट्रेस। और पायरिक में क्या होता है? ये नहीं पढ़ा, चलो आज क्वेश्चन आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा तुम्हें। लेकिन चीज़ों को पढ़ लिया करो, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, दिमाग खराब हो जाएगा वरना एग्जाम में तुम्हारा। इसने कहा कि आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट्स लिखे जाते हैं, लेकिन एक सोनेट है विलियम शेक्सपियर का जो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ था। कौन से नंबर का सोनेट है वो? टेट्रा का मतलब कितने हैं? 5 होता है, 4 होता है, 4 होता है। टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि विलियम शेक्सपियर का कौन सा सोनेट है जो टेट्रामीटर में लिखा हुआ, एम्बिक टेट्रामीटर में लिखा, तो वो सोनेट है 145। रट लेना इस पॉइंट को। अब इसे याद भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि टेट्रा है 4 होते, सोनेट में कितने लिखे हैं? पेंटामीटर में लिखा होता है 5। सोनेट्स पेंटामीटर में होते हैं, लेकिन ये किस में लिखा है? टेट्रामीटर में। तो यानी कि कितने सिलेबल कम, कितने मीटर कम हुए? 1। तो इसे इस तरह से याद रखिएगा, 145 सिलेबल्स आप काउंट करो, उसके हिसाब से देखो तो टोटल इसके जो सोनेट्स लिखे गए हैं वो लिखे हैं आयम्बिक पेंटामीटर में। फिर से ध्यान रखो, पेंटामीटर मतलब 5, लेकिन एक है जो टेट्रामीटर ने 4 में लिखा हुआ, यानी कि उसमें एक कम है। तो ये नंबर कौन सा है? 145। इसे रट लेना इस पॉइंट को। तो जब पूछे कि कौन सा सोनेट है जो 140 उसमें टेट्रा में लिखा है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है, वो कौन सा है? सिर्फ उसका 145। रटो इस चीज को, कुछ चीजों को टेक्निकली रटना पड़ेगा आप लोगों को, तो ये रट जाओगे, इस पॉइंट को याद रह जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या करें? हाँ, इसको ध्यान रखिए, इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए, विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर हैज 15 लाइन्स? अब देखो सोनेट में तो 14 लाइन्स होती हैं, लेकिन इसके एक दो ऐसा भी था जिसमें 14 और 12 लाइन्स थी, मतलब किसी में एक आधी लाइन कम थी, किसी में एक लाइन फालतू थी। तो एक ऐसा सोनेट है जिसमें इसने 15 लाइन्स में लिखा है, वो कौन सा है? 99। सोनेट 99, 12 नहीं है, 126 नहीं है, 100th नहीं है, 99। अब इसको याद कर लीजिएगा किस टाइप से। सेंचुरी कितने पे लगती है? 100 पे। तो 100 में क्या हुआ, इसने क्या गड़बड़ करी, 100 में से एक कम कर दिया, तो कितने बचे? 99। और ये एक कहाँ गया? 14 + 1। मतलब सेंचुरी बनाने के लिए इसने क्या किया, एक
लाइन कम ले गया और वो एक लाइन कहाँ जोड़ दी, अपने एक सोनेट में जोड़ दी। तो कौन से सोनेट में जोड़ दी, बस ध्यान रखो 99 सोनेट था जिसमें एक लाइन फालतू उसने जोड़ दी। कहाँ से उठा के लिया, 100 में से उठा लिया, अपने हिसाब से याद कर लो इसको, जैसे मैथ्स में याद करते हैं, माना कि 100, ठीक है ना। तो 100 में से उसने एक कम कर दिया, 99 बचे। तो 99 सोनेट जो था उसमें से एक लाइन उसने हटा ली, वो लाइन कहाँ ले गया, ऐड कर दी 14 में ले जाके। तो ध्यान रखिए 99 सोनेट में क्या था, 15 लाइन्स थी, और सोनेट में कितनी होती हैं, 14 होती है। और कितने, और मीटर क्या है उसका, आयम्बिक पेंटामीटर। राइमिंग स्कीम तुम्हें पता है इसकी क्या है, विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स की, ए बी सी डी ई एफ और जी। ये सारे पॉइंट्स याद रख के चलेगा। नेक्स्ट तो कोई क्वेश्चन और है इसमें, विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर हैज 12 लाइन्स, यानी कितनी लाइन कम कर दी इसमें से उसने, 3 लाइन कम कर दी। तो 3 लाइन जो कम की है वो सोनेट है 126। एक ऐसा सोनेट है जिसमें इसने 3 लाइन्स कम की हैं, वो 126 है। जोड़ के देख लो, 6 और 2 और 1 3, दोनों में कितना अंतर आ रहा है, 3। किसी भी तरह से याद रखो इस चीज को, मतलब 126 जो सोनेट है वो सोनेट है जिसमें 12 लाइन्स हैं, ठीक है ना। टोटल लाइन कितनी कम की, 3। और एक सोनेट ऐसा है जिसमें 15 लाइन है, वो कौन सा है, 99। एक सोनेट ऐसा है जो टेट्रामीटर में लिखा है, वो कौन सा है, 145। ये नंबर याद रखेगा। इनके कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट के नेम भी हैं, उसको मैं लिखवा दूंगा। सोनेट के जो पर्टिकुलर इनके नाम्स हैं, नाम्स नहीं नेम्स जो है, वो सभी सोनेट का याद करने की जरूरत नहीं है। 154 नेम्स याद नहीं रख सकते आप, लेकिन 10-15 हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे शैल आई कंपेयर दी वगैरह, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। समझ जाएगा इस पॉइंट को तो आप लोग। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अ लवर्स कंप्लेंट पब्लिश्ड, व्हेन डिड अ लवर्स कंप्लेंट पब्लिश, कौन से ईयर में इसे पब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर यही पूछते हैं इसमें लवर्स कंप्लेंट के बारे में। 1609, ये शायद कल भी आता ना पॉइंट तो आपका, ठीक है ना। और किसने पब्लिश किया था इसको, थॉमस थॉर्प ने इसको पब्लिश किया था 1609 में। आगे देखिए, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, ए लवर्स कंप्लेंट इज रिटन इन, इसकी जो स्टोरी है, जो थोड़ी बहुत नैरेटिव पोएम है, इसकी जो स्टोरी है वो मैं आज यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है ना, शाम तक डल जाएगी, उसे याद कर लेना। छोटी सी पोएम है। क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं आप। उसमें कुछ नहीं है, वो फिनिक्स एंड टर्टल, उसमें छोटी सी कहानी है। फिनिक्स एंड टर्टल में बस इतना ही है कि 2 चिड़िया हैं, वो मरी हुई होती हैं, और उसका शोक मनाने के लिए दूसरी चिड़िया बुलाई जाती हैं। वो सारी चिड़ियाँ आती हैं, फिर उसमें उल्लू कौवे वो पता नहीं क्या क्या है, हंस वंस सब, स्वैन वैन सब रोते रहते हैं। वो ये छोटी मोटी कहानी है, वो इतनी खास नहीं है उसकी स्टोरी आपके लिए। लवर्स कंप्लेंट की भी कहानी कुछ बहुत खास नहीं है, इसमें भी बस ये अपने प्रेमी के शिकायत ही करती रहती है एक बूढ़े आदमी से बैठ के कि मुझे धोखा दे दिया उसने। वो थोड़ी सी छोटी सी कहानी है। कहानी इंपॉर्टेंट है, एक तो रेप ऑफ लुक्रीज की, उसमें कैरेक्टर्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे तुम्हें, और बहुत आसान सी छोटी सी कहानी उसकी भी है, वीनस एंड एडोनिस, वो भी सही है कहानी, उसमें भी कोई बुरा नहीं है। लेकिन लवर्स कंप्लेंट की बस एक ही थीम की कहानी है, वो आप क्लास डल जाएगी उसमें चेक कर लीजिएगा आपसे। देखिए लवर्स कंप्लेंट के बारे में कौन सी बात सही है कि रिटन इन, ये किस चीज़ में लिखी है, राइम रॉयल कितने लाइन्स का होता है, 7 लाइन्स। तो आपने कहा कि 7 लाइन्स है, स्टेंजा है 7 लाइन का स्टेंजा, नॉन एज राइम रॉयल, या 6 लाइन स्टेंजा नॉन एज सेस्टेट। सेस्टेट में नहीं लिखा है इसको, सेस्टेट में लिखी थी वेनस एंड एडोनिस, ठीक है ना। और राइम रॉयल में ही इसने लिखी थी रेप ऑफ ल्यूक्रेज, वो सेम लिखा था इसमें। 8 लाइन्स स्टेंजा नॉन एज ऑक्टेव, नहीं ये भी नहीं है, और नन ऑफ दीज ईक हो गया इसका, ये भी नहीं, ऑप्शन जाएगा ए, फर्स्ट ही है ना। देखिए, बाय होम वाज ए लवर्स कंप्लेंट पब्लिश्ड, किसके द्वारा इसे पब्लिश किया गया था, कौन है, थॉमस थॉर्प। ये विलियम जेगर्ड, इजैक जेगर्ड, ये बार बार आएंगे जहां भी पब्लिशिंग का नाम आएगा विलियम शेक्सपियर के रिगार्डिंग, तो इनके नाम घूम फिर के इनके आते हैं। और विलियम जेगर्ड पब्लिशर था उस टाइम का, बड़ा पब्लिशर था। ध्यान रखिएगा, जब इसने फोलियोज पब्लिश करने ही वाला था तो फोलियो के पब्लिश होने से पहले इसकी डेथ हो गई थी, अंधा बीमार हो गया था बहुत बुरी तरह से। फिर इसका जो बेटा था उसने उसको पब्लिश करके उसको मार्केट में सेल आउट किया था, मालूम है। चलिए नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ए लवर्स कंप्लेंट,
बताएं कौन सी राइम स्कीम है? ये बताया भी था ना, राइम रॉयल की राइम स्कीम अपना चेक कीजिए। क्या आपने बोला ए बी ए सी, भाई 7 लाइन्स है ना, एक है ए बी सी सी सी, एक है ए बी बी सी सी, एक है ए बी सी ए, कौन सा है? कौन सा? सी ऑप्शन, यही उसका था। कौन सी थी पोएम वो? अरे राइम रॉयल नहीं, रेप ऑफ ल्यूक्रेज, ठीक है ना, ए बी बी सी सी। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए यंग वुमन वीपिंग एट द एज ऑफ रिवर into which she throws letters, rings and other tokens of love is described in, ये कौन सी पोएम में कहा गया है? A rape of the lock, the rape of Lucrece, a lover's complaint या the phoenix and the turtle? लवर्स कंप्लेंट। रेप ऑफ द लॉक तो वो अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा था, तो एक अलग ही कहानी, बड़ी लंबी एपिक है वो तो। और रेप ऑफ ल्यूक्रीज क्या है? इसमें रेप हो जाता है इसका, तो उसमें तो कहीं ऐसा पॉइंट है, नदी के किनारे बैठ के बिलाउड के वो फेंक रही है सामान वामान ले जाके। फिनिक्स और टर्टल में चिड़िया विड़िया ही हैं उसने, तो ये वर्ड है अ लवर्स कंप्लेंट। कहानी पता होगी तो समझ में आ जाएगा। इन विच ऑफ दीज इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट शेक्सपियर्स सोनेट? क्वेश्चन समझ गए? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में? तो सोनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्या क्या है। देखिए क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, ऑप्शन देखो। 126 सोनेट्स आउट ऑफ 154, 154 सोनेट लिखे थे, कंफर्म है। उनमें से 126 सोनेट्स जो हैं वर डेडिकेटेड टू मेल टर्म्ड एज फेयर यूथ एज अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिसका नाम था हेनरी वर्सले, जो तुमने कल पूछा था, हेनरी वर्सले और अर्ल ऑफ एसेक्स, ये एक ही है क्या? दो अलग अलग नेम है, ध्यान दीजिएगा इसमें। कौन सा है? साउथहैम्पटन जो है वो हेनरी वर्सले है, और अर्ल ऑफ एसेक्स है, ये है विलियम हर्बर्ट। WH आता है इसके सामने लिखा हुआ, तो जहाँ WH आएगा वहाँ पे अर्ल ऑफ एसेक्स बोल सकते हो आप। अर्ल ऑफ एसेक्स और WH एक ही बात है, और हेनरी वर्सले और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वो एक ही बात है। तो पहला पॉइंट, पहला ऑप्शन ये है कि 126 जो सोनेट्स थे शुरुआत के जो भी थे, 154 में से 126 सोनेट्स वो मेल को डेडिकेटेड थे, जिसको फेयर यूथ कहा गया था, ठीक है ना, एज अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, नेम एज हेनरी वर्सले और विलियम हर्बर्ट के लिए। ऐसा था क्या? यह एक, और क्या पूछा इसने? जो ट्रू है, ट्रू नहीं है, जो फॉल्स है। अच्छा, तो ये सही है गलत है ये वाला ऑप्शन? ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 126 तक तो उसने यही लिए थे ना। सोनेट्स वर ब्रॉट इनटू इंग्लैंड बाय सर थॉमस वाइट। इंग्लैंड में सोनेट्स को कौन लाया था? देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। सोनेट्स पेट्रार्च ने बहुत सारा वर्क किया था, पेट्रार्च के नाम से जाने गए थे, लेकिन पेट्रार्च ने सोनेट्स को इन्वेंट नहीं किया था। ये क्वेश्चन बनता है कि हु इन्वेंटेड सोनेट्स, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन पेट्रार्च ने सोनेट्स पे बहुत वर्क किया था, और लेकिन जो इंग्लैंड में लेके आया था उस सोनेट को, वो कौन था? सर थॉमस वाइट। मालूम है? अर्ल ऑफ सरे का नाम भी इसमें आता है, कई बार वो पॉइंट आएगा आगे चल के, लेकिन थॉमस वाइट सही ऑप्शन है। 108th एंड 126th। अच्छा, 126 सोनेट के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें कितनी लाइन्स थी? 12 लाइन्स से। एक तो ये ध्यान रखना 126 में, देखो ये फिगर ध्यान रखिए, एक तो 126 तक उसने, 1 से लेके 126 तक जो थे वो मेल सोनेट्स को डेडिकेट किए थे, यानी अर्ल ऑफ एसेक्स और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए किए थे, या फिर आप कह सकते हैं हेनरी वर्सले और विलियम हर्बर्ट के लिए उसने डेडिकेट किए थे। एक तो 126 नंबर यहाँ पे इसलिए याद रखें। एक 126 नंबर इसलिए याद रखना आपको क्योंकि इस सोनेट में 12 लाइन्स थी, समझ जाओगे। तो एक और चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा, 108 तो आप याद रख सकते हैं, हिंदुस्तान में 108 का आंकड़ा बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। 108 माला में फूल होते हैं, या 108 बार गायत्री जाप होते हैं, 108 अंक को याद रखिएगा। और 126 अंक जो है ये विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 फैक्ट हैं इसके साथ में कि इसमें 12 ही लाइन थी और इसको डेडिकेट किया गया था। और एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, 108th और 126 सोनेट्स आर 2 प्रॉब्लमैटिक सोनेट्स। ये बिल्कुल सही लाइन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के जो 2 प्रॉब्लमैटिक सोनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? 126 और 108th।
प्रॉब्लमेटिक क्यों है वो डिस्कस करेंगे कभी बाद में। तो तीनों चीजें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। और एक क्वेश्चन और लिखा, उसको समझ के चलिए। 120th and 154th sonnets were dedicated to female termed as the dark lady। ये गलत है। 154 तो क्यूपिड को था और 120 किसको था? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, या फिर उसमें चेक करेंगे, उनका नाम देखेंगे अभी, ठीक है ना। फोन भी बजते हैं इस टाइम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ जाओगे गलती कैसे चेक करोगे आप। थोड़ा सा 16th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखो अपने आप देखो। विच कैटेगरी डज द सोनेट्स फ्रॉम 1st to 17th, ध्यान रखना इसमें, बिलोंग टू बाय शेक्सपियर। जो 1st से लेके 17th तक के जो शेक्सपियर ने जो सोनेट बनाए हैं वो कौन सी कैटेगरी में रखे गए, ये क्वेश्चन बनता है। विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स थे 154, और 154 सोनेट्स में एक तो ये ध्यान रखना है किस सोनेट में आपको 15 लाइन है, किस सोनेट में 12 लाइन है, कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक है, ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा आप इसमें, समझ गए ना। और वैसे ही कुछ फैक्ट्स, इनके नोट्स बना लीजिएगा अपने पास में कि फैक्ट क्या क्या बन रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। उन्हें मैं थियोरेटिकल लिख पाऊँ फिर क्वेश्चंस में फ़ायदा कुछ नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखना 1st से 17th जो सोनेट है, 1 से 17th जो सोनेट है वो कौन से में रिप्रेजेंट किए गए थे? मैरिज सोनेट्स में, म्यूज सोनेट्स में, डार्क लेडी सोनेट्स में, या क्यूपिड सोनेट्स में? ये दोनों तो हो नहीं सकते। डार्क लेडी या क्यूपिड तो बाद में आए थे ना, 127 के बाद ही बात थे सारा का सारा। तो म्यूज सोनेट या मैरिज सोनेट्स? मैरिज सोनेट्स। ध्यान रखिएगा 1st से 17th तक टिक करके नोट कर लेना अपने बुक कॉपी में कि 1st से 17th तक जो थे, देखो 1st to 126 ये डेडिकेटेड किसको थे वो याद रखो। 126 में क्या क्या पॉइंट याद रखना है? 12 लाइन्स थी और प्रॉब्लमेटिक था। 108 प्रॉब्लमेटिक था। 99 में क्या था? 15 लाइन से। 145 में क्या था? 145 में क्या था? 15 लाइन थी। 15 ही थी, बहुत बढ़िया। क्या थी? दिमाग मत घुमाया करो भैया। अच्छा चलो कल बता देना, छोड़ रहा हूँ उस क्वेश्चन को, अभी बता के चला उस क्वेश्चन को। मैरिज सोनेट्स कहे गए 1st to 17th, सारे क्वेश्चन नोट बना लेना। विच कैटेगरी डज द सोनेट फ्रॉम 18 to 126? देखो 1st to 17th थे मैरिज सोनेट और 18 से 126 तक थे म्यूज सोनेट। पहले लाइन मैरिज सोनेट, फिर दूसरा क्या है? म्यूज सोनेट्स, ठीक है ना। म्यूज सोनेट कौन से बने? 18 to 126। क्लियर? म्यूज का मतलब होता है कविता की, कविता काव्य या फिर देवी होती है जो प्रार्थना की जाती है देवियों से। म्यूज एक काव्य की देवी होती है जिसमें स्तुति होती है। म्यूज काव्य से संबंधित होता है। कौन सा? आयम्बिक टेट्रामीटर, सिर्फ एक वो है सोनेट जो है, देख लिया, याद आ गया? याद आ गया। अकेला वो सोनेट है जो टेट्रामीटर में लिखा, बताया था कि 5 में पेंटामीटर में लिखे थे 5, लेकिन वो लिखा गया टेट्रामीटर में, यानी कि 1 मीटर कम है। 145 का मतलब है ये अकेला वो सोनेट है विलियम शेक्सपियर का जो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है। याद रखा करो ये पॉइंट्स, ये फैक्ट्स होते हैं थोड़े थोड़े से। 127 से 152 तक, 52nd तक जो सोनेट है वो किस में कैटेगराइज्ड हुए हैं? म्यूज सोनेट तो हुआ नहीं, म्यूज सोनेट तो 126 तक था। कहाँ से? 18 से। डार्क लेडी सोनेट्स थे, मैरिज सोनेट 1st to 17 था, और नन ऑफ दिस कौन सा होगा? डार्क लेडी सोनेट। समझोगे तो कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर कंसिडर्ड द 2 प्रॉब्लमैटिक सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर? कौन से हैं जो प्रॉब्लमैटिक सोनेट्स माने जाते हैं शेक्सपियर के? बताया था अभी 108 एंड 126। ये सोनेट के ऊपर टेक्निकल क्वेश्चन से ध्यान रखें। नेक्स्ट आइए, क्यूपिड इन मिथोलॉजी इज नॉन एज। क्यूपिड का था नाम आया क्यूपिड का कई बार इसमें, और क्यूपिड के लिए 2 सोनेट्स उन्हें डेडिकेट किए। कौन कौन से? 153 और 154, ठीक है ना। तो क्यूपिड क्या है मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग? क्या है वो? लिटिल लव ऑफ गॉड या लिटिल गॉड ऑफ लव? चलो देखो अपने हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो सकता है।
द सन ऑफ लव गॉडेस वेनस एंड द वॉर गॉड मार्स। एक है द गॉड ऑफ इमोशंस, एक है गॉडेस ऑफ क्राइम, एक है ऑल आर करेक्ट। जो ऑप्शन आप पढ़ते हो तो होता ही नहीं ना कई बार ऑप्शन में। देखिए गॉडेस ऑफ क्राइम तो क्यूपिड है ही नहीं, गॉड है क्यूपिड तो गॉडेस है ही नहीं। गॉड ऑफ इमोशन ये ऑल आर करेक्ट। अब गॉड ऑफ इमोशन जो जब ये गलत हो गए तो ऑल आर करेक्ट तो हो नहीं सकते। अब बचा ये वाला गॉड ऑफ इमोशंस और एक है सन ऑफ लव गॉडेस विनस एंड द वॉर गॉड मार्स। बिल्कुल सही यही ऑप्शन है। विनस का जिक्र आया था पहले भी, विनस आ गई थी एडोनिस से मिलने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो शादी मतलब इसकी जो संतान थी किसकी, गॉडेस कौन सी, विनस, विनस की संतान और मार्स की संतान, इसकी संतान है क्यूपिड। छोटा सा होता है वो, देखा होगा तुमने, टेडी बियर वगैरह पे लगा होता है, या वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है उसका वैलेंटाइंस वगैरह पे। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द फर्स्ट नेगेटिव क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर। कौन था जो फर्स्ट नेगेटिव क्रिटिक था? रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस किड, मार्लो। ये तो थे ही नहीं क्रिटिक इसके ज़्यादा, यही था। पहले सबसे ज़्यादा आलोचना खुल के इसी ने की थी, रॉबर्ट ग्रीन ने। नेक्स्ट, हु द वर्ड दी का मतलब यू होता है एक टाइप से, स्टैंड्स फॉर इन द लाइन हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। इसको याद रख लीजिएगा, ये विलियम शेक्सपियर के सोनेट से लिया हुआ है और यहां पर विलियम हर्बर्ट के लिए इसने इसको कहा है। ऐसी लाइन आपको कंफ्यूज करेंगी, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे लगभग 10 के आसपास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो पोएम्स की लाइन वाइन के बारे में होते हैं, तो 7-8 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस बन जाते हैं इस तरह के, तो उस पर रिस्क है। तो जितना दिमाग आप इन पर लगाओगे क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी लाइन आपसे पूछेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रख के चलो। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट, ये विलियम हर्बर्ट के लिए कहा था। नेक्स्ट देखिए, और विलियम हर्बर्ट था अर्ल ऑफ एसेक्स। नेक्स्ट आइए, अ नैरेटिव पोएम और सॉन्ग कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट स्टैंजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक नैरेटिव पोएम है या सॉन्ग बन सकता है कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट स्टैंजाज, छोटे छोटे स्टैंजाज हैं, यूजुअली राइम में रहते हैं क्वाट्रेन्स की। क्वाट्रेन की राइम होती है इन आयम्बिक। आयम्बिक का मतलब 2 सिलेबल, पहला अनस्ट्रेस दूसरा स्ट्रेस और विद रेफरेन। ये वर्ड समझ के चलो। रेफरेन क्या होता है? रिपीटेशन। तो वो किस में होता है? पिकारेस्क्यू में होता है, बैलेड में होता है, एलेजी में होता है, एपिक में होता है? बैलेड होता है, सॉन्ग ही है वो तो। बैलेड में होता है। बैलेड में क्या होता है? रेफरेन चलता है, ठीक है ना। अच्छा, रेफरेन के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार कि रेफरेन के भी 2-3 कैटेगरीज हैं, उसको डिस्कस करेंगे बाद में, कभी क्वेश्चन बनेंगे उसका, पीजीटी में आता है वो क्वेश्चन बेसिकली। आगे देखिए, ए सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस या कोटेशन या पोयम, पूरा एक सेंटेंस हो सकता है, पूरी एक कोटेशन हो सकती है, एक पूरी कविता हो सकती है, दैट इज पुट एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्क, जो किसी वर्क की शुरुआत में रख दी जाती है, वो क्या होता है? एपिलॉग होता है, एपिग्राफ होता है, डिनोटेशन होता है या एसे होता है? बताइए। एपिलॉग तो लास्ट में होता है, पता है ना आपको? हाँ बताइए। एपिग्राफ, देखो एपिग्राफ एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट, कोटेशन या पोएम होती है जिसे किसी भी वर्क की शुरुआत में शायरी के तौर पे रख दिया जाता है। मतलब जैसे आप ना शादी के कार्ड वार्ड छपवाते हैं, उसमें संस्कृत में लिख देते हैं गणेश की आरती वारती लिख देते हैं, उसमें गणेश का मंत्र लिख देते हैं शुरुआत में। वो किसी भी वर्क की शुरुआत में एक पूरा एक पोएम की तरह पे कुछ चीज़ चेप दी जाती है, वो एपिग्राफ होता है। एपिलॉग नहीं, एपिलॉग नहीं, प्रोलॉग अलग होता है। प्रोलॉग का डिस्कशन होगा, प्रोलॉग होती है प्रस्तावना, ठीक है ना। एपिग्राफ अलग होता है, प्रोलॉग अलग होता है, दोनों को डिस्कस करेंगे जब लिटरेरी टर्म में हम जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट है ये हीरोइक कपलेट जो है कंसिस्ट ऑफ। हीरोइक कपलेट में बताइए क्या होता है? आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर या नन ऑफ दिस? कोई नहीं होता। हीरोइक कपलेट कौन सा होता है? हेक्सामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, यही होता है आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासिक ओड। इनमें से कौन सा है जो क्लासिक ओड का स्ट्रक्चर नहीं है? स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ, इपोड और इकोलॉग्स। इकोलॉग्स जो होते हैं, हाँ जी, देखो ये बताया था ओड के पार्ट्स होते हैं। जब लेफ्ट हैंड की तरफ मूवमेंट होता है डांसिंग में तो वो क्या होता है? बताया ना, लेफ्ट हैंड मूवमेंट है, राइट हैंड मूवमेंट है और स्टैंड स्टिल है। हाँ हाँ जी सर तो है, लेकिन कौन से होते हैं वो? जब आप ऑड में जाते हैं और एक लेफ्ट हैंड की तरफ मूवमेंट होता है, लेफ्ट हैंड मूवमेंट स्ट्रॉफ, राइट हैंड मूवमेंट एंटी स्ट्रॉफ और स्टैंड स्टिल जो बीच में ठहराव होता है वो होता है इपॉड। हाँ सीधे मतलब स्टैंड स्टिल बताया था पॉइंट ये वाला आपको। तो ये तीनों चीज़ें, स्ट्रॉफ भी, एंटी स्ट्रॉफ भी और इपॉड भी, तीनों पार्ट किसके हैं? ये क्लासिक ऑड के हैं। लेकिन ये जो लिखना है एक्लोजियस, ये नहीं है, ये एक शॉर्ट नैरेटिव, एक शॉर्ट पोएम होती है। ये इसको डिस्कशन कभी आएगा, देख लेंगे इसको। ये एक शॉर्ट पोएम होती है, ये ऑड नहीं होता। नेक्स्ट आइए। हाँ अब ऑड एक बार पढ़ के देखो, इसमें क्लासिक ऑड के बारे में नहीं बताया क्या उसमें क्लास में? पिंडारी कोड तो आया था ना, क्लासिक को नहीं बताया। चलो डिस्कस कर लेंगे एक बार, मंडे आएंगे, मंडे क्लास में देखते हैं उसको। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ द सोनेट्स। ज्यादातर लोग इसे पेट्रार्च करके आते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पेट्रार्च ने सोनेट्स को इन्वेंट नहीं किया था, पेट्रार्च ने सोनेट्स को फेमस कर दिया था। जो पेट्रार्च था उसने सोनेट्स का इस्तेमाल किया था और उसे बहुत फेमस कर दिया था, लोग उससे इंस्पायर होने लगे थे पेट्रार्च से लेके, वहाँ से वर्ड बना पेट्रार्चन सोनेट, ठीक है ना, जिसमें ऑक्टेव सेस्टेट था, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन था, और उसमें वोल्टा कौन सी लाइन में आता था? 9th लाइन में उसमें वोल्टा आता था। उसको फिर इंग्लैंड में लेके आया था थॉमस वाइट, और फिर उस पर वर्क भी किया था उन्होंने, थोड़े बहुत चेंज किए थे सर अर्ल ऑफ सरे ने। उसके बाद तो फिर शेक्सपियर, स्पेंसर, फिर तो बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ती चलेगी, और ये बहुत कंट्री में यूज हुआ। लेकिन सबसे पहले जो इसे इन्वेंट किया था उसका नाम था गियाकोमो, जो भी था जियाकोमो, ये फ्रेंच नेम है, अजीब सा नाम है, ड लेंटिनी जो भी नाम है इसका, अजीब सा नाम है इसका। हाँ ये बस इतना ही नाम है, इसके ज़्यादा इसकी हिस्ट्री कुछ नहीं है बेचारे की, ठीक है ना, मतलब जियाकोमो ड लेंटिनी, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, ठीक है ना। इसका जब भी इन्वेंशन आएगा तो इन्वेंशन इसका नाम है। हाँ अगर ये नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कई बार, ये नाम ही नहीं लिखा, फिर तो पेट्रार्च चला जाएगा, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है फिर पेट्रार्च हो जाएगा। हाँ क्या करें? तो थॉमस वाइट, फिर थॉमस वाइट था, ये इटली से था, ठीक है ना, ये भी इटली का था। मतलब समझिए, इसने इंट्रोड्यूस कर दिया था, इन्वेंट कर दिया था, लेकिन पेट्रार्च ने इस पर बहुत वर्क किया था, बहुत सोनेट पे वर्क किया था पेट्रार्च ने। व्हाट डज द टर्म कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? हार्श एंड रफ, बुरा सा आवाज़ होती है कैकोफोनी, जब आपका साउंड बहुत बेकार होता है, आवाज़ बहुत बुरी होती है, उसे कैकोफोनी कहते हैं। समझ जाएंगे, इसको याद रखना सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन अब आगे, पायरिक मीटर, 6 तरह के मीटर्स बताए थे मैंने आपको, एनापेस्टिक था, पायरिक था, और कौन सा था? हाँ और भी था, आयम्बिक था, कौन सा था? डैक्टिलिक था, बिल्कुल सही बात है। चलो समझिए, पायरिक मीटर इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है? 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, 2 स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं, फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड एंड सेकंड स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं 2। हाँ समझ गए ना? चलिए ध्यान रखो, पायरिक में जो होता है 2 सिलेबल्स होते हैं, आयम्बिक में भी 2 होते हैं, समझ रहे? और देखो स्पॉन्डाइक में भी 2 होते हैं, आयम्बिक, ट्रोसाइक, स्पॉन्डाइक और पायरिक, इन तीनों चारों में 2-2 सिलेबल्स होते हैं, उनसे मीटर और फुट बनते हैं। लेकिन आयम्बिक में क्या है? पहला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस। ट्रोसाइक में क्या है? पहला स्ट्रेस, दूसरा अनस्ट्रेस, वो आयम्बिक का उल्टा होता है। और पायरिक और स्पॉन्डाइक ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। पायरिक में दोनों के दोनों अनस्ट्रेस होते हैं, या वीक आ सकता है, अनस्ट्रेस आ सकता है, एक ही बात है। और जो स्पॉन्डाइक है उसमें दोनों के दोनों स्ट्रांग होते हैं,
ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। स्पॉन्डाइक मीटर इज अपोजिट टू, स्पॉन्डाइक मीटर जो है वो किसका उल्टा है? पायरिक मीटर का, आयम्बिक का, ट्रोसैइक का या एनापेस्टिक का? पायरिक का। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से रखिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं अपने पास से नहीं बना रहा हूँ। कोई 2016 के एग्जाम में है, कोई किसी एग्जाम में है, कोई किसी एग्जाम में, सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। समझ रहे मैं क्या करूँ? तो ध्यान रखिएगा इसमें, ऐसे नहीं कि मतलब टफ बनाने के लिए हम करते हैं। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और टीजीटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, समझ में ही नहीं आता है क्या ये, और ये बड़े इजी होता है अगर आपको बेसिक फैक्ट्स के समझ में आने स्टार्ट हो गए ना। देखो लिटरेचर के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब आपको नॉवेल्स में बहुत घुसाएंगे, नॉवेल्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, पोएम्स की स्टोरी जानो, या पोएम्स की एक एक लाइन सीखो बैठ के, उस चीज़ से बचो। अल्टीमेटली आपको एग्जाम निकालना है, आपको जो ना फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए, और जितना फैक्चुअल चीज़ों की नॉलेज होती चली जाएगी। पोएम्स की स्टोरी सीखना तो एक गाइड उठा लो, गाइड में सब लिखा हुआ है। अगर पोएम की एक लाइन का हिंदी देखना है तो गाइड उठा लो, उसका वर्णन करना शुरू कर दो। एग्जाम निकालना है, एग्जाम के लिए आपको इन बेसिक फैक्टर्स पे रहना ही पड़ेगा हर हाल में। तो जिस दिन ये क्लियर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को ये आते ही नहीं है और बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो रेगुलर इनकी प्रैक्टिस रहेगी, रेगुलर। समझ रहे क्या करूँ? तो जब जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस अब आएंगे, रेगुलर 40, 45, 50 क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे इसमें। तो इसमें 10 से 15 क्वेश्चंस हम पर डे लिटरेरी टर्म्स के ऊपर, मीटर्स के ऊपर, इनकी टेक्निकल वर्ड जो इनके ऊपर रखने हमें, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस में रही इन चीज़ों को तो याद रह जाएगा। जैसे सोनेट्स के बारे में मैंने आपको पॉइंट्स बताए, कौन कौन सोनेट में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और वो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है ना। वो अगर आपसे पूछे कि कौन सा एक सोनेट है जो टेट्रामीटर में लिखा है, तो वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन बन जाता है। तो इसको रटो। 99 सोनेट के बारे में भी कुछ बात है, 126 सोनेट के बारे में कोई स्पेसिफिक बात है, उन स्पेसिफिक बातों को याद रखो, ठीक है ना। बाकी कल इसके नाम बता देंगे हम, इंपॉर्टेंट सोनेट के नाम क्या क्या हैं, और हर सोनेट की जो लाइन है कि फर्स्ट ओपनिंग लाइन से सोनेट का नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ें। अगला क्वेश्चन आइए। इन विच मीटर आर देयर 3 सिलेबल्स? ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा मीटर ऐसा है जिसमें 3 सिलेबल है, और वो 3 सिलेबल एक मीटर बना देते हैं, एक फुट बना देते हैं, और इन द सीक्वेंस ऑफ 2 वीक्स, यानी कि पहले 2 आएंगे वीक और फिर आएगा एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल बाय 1 स्ट्रॉन्ग सिलेबल्स। कौन कौन सा? एनापेस्टिक है, डैक्टिलिक है, आयम्बिक है या पायरिक है? देखो आयम्बिक में और पायरिक तो हो नहीं सकता। आयम्बिक और पायरिक में कितने सिलेबल होते हैं? 2 होते हैं। अच्छा, 2 और उनमें 2 होते हैं, कौन कौन से? एक तो ट्रोसैइक और एक स्पॉन्डाइक में भी 2 होते हैं। देखो पायरिक का उल्टा कौन सा है? स्पॉन्डाइक। आयम्बिक का उल्टा कौन सा है? आयम्बिक का उल्टा, अरे यार सुन रहे, पायरिक आयम्बिक कैसे हो जाएगा? पायरिक का उल्टा क्या है? स्पॉन्डाइक। इसमें दोनों अनस्ट्रेस है, स्पॉन्डाइक में दोनों स्ट्रेस है। आयम्बिक का उल्टा है ट्रोसैइक, इसमें पहला अनस्ट्रेस है फिर स्ट्रेस है, और जबकि ट्रोसैइक में क्या है? पहला स्ट्रेस दूसरा अनस्ट्रेस। और एनापेस्टिक और डायलेक्टिक के दोनों, डैक्टिलिक जो होते हैं, एनापेस्टिक और डैक्टिलिक के दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एनापेस्टिक में 3 है, डैक्टिलिक में भी 3 है, लेकिन एनापेस्टिक में क्या होता है कि पहले 2 वीक है, बाद का स्ट्रॉन्ग है, और जबकि डैक्टिलिक में क्या होता है? पहला स्ट्रॉन्ग है, बाद के 2 वीक है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा, अगर वो पूछे कि सिलेबल देख लेना इसमें कि फर्स्ट 2 वीक है और बाद का स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या है? एनापेस्टिक है, एनापेस्टिक। इसे याद करो इन चीजों को। 34 देखो, 1 स्ट्रॉन्ग सिलेबल इज फॉलोड बाय 2 वीक सिलेबल्स। समझ गए? पहला स्ट्रॉन्ग, बाद के 2 वीक, तो कौन सा होगा? आयम्बिक, एनापेस्टिक, ट्रोसैइक या डैक्टिलिक? डैक्टिलिक होगा, क्योंकि आयम्बिक और ट्रोसैइक में 2 होते हैं, एनापेस्टिक में कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो समझ लेना इस पॉइंट को। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। खिला दो बच्चों को, खिला दो। क्वार्टोज एंड फोलियोज जो होते हैं आर टर्म्स एसोसिएटेड विद। क्वार्टोज और फोलियोज जो हैं, वो जो टर्म्स हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड है? परफॉर्मेंसेज में काम करती हैं, ये भी टीजीटी में आया क्वेश्चन है। क्रिटिसिज्म में काम करती हैं, पब्लिकेशन में काम करती हैं, राइटिंग में काम करती हैं। बताइए। पब्लिकेशन, ये तो प्रिंटिंग पेपर है ना,
एक पेपर को एक बार फोल्ड करोगे तो फोलियो बन जाएगा, 2 बार फोल्ड कर दोगे क्वार्टोज बन जाएंगे, मालूम है ना, पब्लिकेशन में काम आता है। नेक्स्ट आइए, ग्रामर के क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, पीजीटी का क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छा, आप जो क्वेश्चन होंगे मैं उनके आगे उनका एग्जाम और डेट भी लिखवा दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी कौन से है। हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चंस मैं छांट रहा हूँ एग्जाम में आए हुए, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा करेक्ट होगा बताइए जल्दी से। योर्स सिंसियरली, क्योंकि जितने भी प्रोनाउन के पॉजेसिव केसेस होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन जिसे बोलते हैं खासतौर से, उस पर अपोस्ट्रोफस की जरूरत नहीं होती, अपोस्ट्रोफ सिर्फ नाउन पे लगता है। तो यहाँ जो वर्ड जाएगा योर्स सिंसियरली, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, रिप्लेस एज सुन एज, ये कल भी आया था क्वेश्चन, आज फिर है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज विद नो सुनर इन करेक्ट फॉर्म, इस सेंटेंस में एज सुन एज को नो सुनर से बदलना है, और नो सुनर से बदलने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, क्या ध्यान रखें, नो सुनर का कॉम्बिनेशन कौन जाएगा, देन TH AN EN THAN, और नो सुनर के बाद हेल्पिंग ऑफ, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आएगी। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक हो सकता है। पहले वाले ऑप्शन में इसने नो सुनर बनाया, नो सुनर के बाद डिड लिखा, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, ठीक है ना। तो नो सुनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन, और देन भी लिखा है THAN, लिखा है ना। तो कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसमें क्या गलती है, नो सुनर डिड द थीफ सॉ, डिड के साथ कौन सी फॉर्म लिख दी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड फॉर्म नहीं आता डिड के साथ में। नो सुनर डिड द थीफ सी, फर्स्ट फॉर्म लिखी है द पुलिसमैन, और इसमें देन नहीं लिखा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नो सुनर डिड द पुलिसमैन सी, फॉर्म तो सही लिखी है द थीफ, लेकिन देन की स्पेलिंग क्या लिखी है, ये नहीं होगा। क्लियर हो जाएगा पॉइंट ये वाला। और देखो ये कंपाउंड सेंटेंस भी है, ये नो सुनर से जो सेंटेंस बनता है वो कंपाउंड सेंटेंस भी होता है, इसको कंपाउंड सेंटेंस के नाम से भी पूछ सकता है वो, समझ जाएंगे मैं क्या करूं। चलिए, ये कॉम्प्लेक्स है, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिसमैन हियर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों में कंजंक्शंस होते हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। तो एज सुन एज जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजंक्शन है, और जबकि नो सुनर जो है ये कंपाउंड सेंटेंस का है। तो इसलिए ये भी कह सकता है चेंज द सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन आपको हेल्प के लिए वो नो सुनर ही बोलता है कि नो सुनर में एज सुन एज को चेंज कर दो। नेक्स्ट आइए, करेक्ट द गिवन सेंटेंस, इसमें एक सेंटेंस है उसको ठीक करना है। उसने कहा शी एंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। जब भी आप किसी भी कमरे में प्रवेश करते हैं, इसे नोट कर लेना अपने पास से, अगर आप कहीं भी घर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने के लिए एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं चलता। तो इसमें लिखा एंटर्ड इन, इसमें लिखा एंटर्ड इन, इसमें लिखा एंटर्ड इनटू, इसमें लिखा कुछ नहीं, तो डी ऑप्शन जाएगा। एंटर प्रवेश करने के सेंस में कहीं भी अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए, थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन देखो जल्दी से। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। और हमेशा बताता हूं जब भी सेंटेंस सिंपल बनाना हो तो क्या करना है, कंजंक्शन हटाने हैं। तो देखो यहां पे कंजंक्शन लिखा है एज द वेदर वाज बैड वी स्टेड इनडोर्स। बच्चा घूम जाता है सेंटेंस में, कुछ नहीं है सेंटेंस में, एक पैसे का क्वेश्चन है ये, इसकी औकात एक पैसे की है इस क्वेश्चन की, लेकिन ये तुम्हारा नाश कर देता है एग्जाम में। और बहुत टीचर्स इस पे ऐसा सोचते हैं कि बाहर बहुत तगड़ी चीज़ पढ़ा रहे हैं वो। एक छोटा सा पॉइंट देखना है, कंजंक्शन नहीं आना है, जहां कंजंक्शन है वो गलत है। जैसे ने कहा द वेदर वाज बैड एंड वी स्टेड इनडोर्स, नहीं हुआ। सिंस कंजंक्शन बन गया, सिंस द वेदर वाज बैड, ये भी नहीं हुआ, ठीक है ना। नन ऑफ दीज कर नहीं सकते, तो क्या है, इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इनडोर्स, यही ऑप्शन जाएगा। इसमें कहीं कंजंक्शन नहीं है। जब तक दो सेंटेंस पूरे के पूरे लिखे हों तब तक वो सिंपल हो ही नहीं सकता। जैसे द वेदर वाज बैड वी स्टेड इनडोर्स, दो पूरे पूरे सेंटेंस लिखे हैं ना, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो सब लिखा, ये सिंपल नहीं बना। द वेदर वाज बैड वी स्टेड होम, ये वी स्टेड इनडोर्स, ये भी पूरा सेंटेंस लिखे हैं, दो, एक पूरा सेंटेंस ही लिखा, पूरा ही लिखा। तो ये कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, पर ये सिंपल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ दो सेंटेंस पूरे के पूरे, मतलब चीज़ों को समझो। जब तक कंजंक्शन है तब तक वो सिंपल हो ही नहीं सकता। समझ जाओगे इतना पॉइंट में क्या करूं, इतना सी बात ध्यान रखनी है आपको। आगे क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्म दिस सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस है ही ऑड हिज सक्सेस टू हिज फादर, कंजंक्शन है कहीं इसमें,
तो इसलिए सिंपल है। अब इसको किसमें बदलवा रहा है वो? कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए आपको कंजंक्शन चाहिए, और कंजंक्शन चाहिए तो दो सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो जब दो सेंटेंस बनाओगे तो दो अलग अलग वर्ब चाहिए, तो यहां दो अलग अलग वर्ब होंगी 100%। ही ऑव्ड हिज सक्सेस टू हिज फादर, तो देखो ऑव्ड तो एक वर्ब यहां से उठेगी, और एक वर्ब आपको इनमें से कोई सी ना कोई सी उठानी पड़ेगी बना बनू के। तो चेक करो, पहला सेंटेंस लिखा है ना, ही सक्सीडेड बिकॉज हिज फादर हेल्प्ड हिम। एक सेंटेंस है हिज सक्सेस वाज ओनली ड्यू टू हिज फादर। देखो इसमें कोई कंजंक्शन आया क्या? तो ये तो कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं, इसमें बिकॉज लगा दिया, हो सकता ही बन जाए। ही एंड हिज फादर सक्सीडेड, यहां बीच में आया एंड। एंड एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, कंपाउंड बनाता है। ये जो देन है, एंड है, इनको नोट कर लेना, एक चार्ट बना लीजिएगा अपना, कि एंड अगर आया है तो वो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर दूसरी बात, एक और चीज देखो, यहां दो पूरे पूरे सेंटेंस नहीं जोड़े हैं उसने, जबकि कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड भी जब भी बनेगा तो दो पूरे पूरे सेंटेंस आपको जोड़ने पड़ेंगे, ये भी नहीं बना। और एक लिखा इट वॉज ओइंग टू हिज फादर दैट ही सक्सीडेड। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो बी और सी तो हो नहीं सकते। अब कंफ्यूजन बनता है कि देखो बिकॉज भी कॉम्प्लेक्स होता है और देखो दैट भी कॉम्प्लेक्स में होता है। अब कंफ्यूजन है तो समझिए, इस सेंटेंस में एक वर्ब लिखी है ऑव, लिखी है ना, मेन वर्ब तो यही है ना, ही ऑव्ड। तो आप इस वर्ब को नहीं खा सकते, आपको यहां एक वर्ब बनानी है अपने पास से, लेकिन इस वर्ब को थोड़ी ना खा जाओगे आप। तो इस सेंटेंस में क्या किया, यहां हमने सक्सेस का वर्ब ले लिया, सक्सीडेड, ही सक्सीडेड बिकॉज हिज फादर हेल्प्ड हिम। ये हेल्प कहां से आ गया? जबकि इसी वर्ब को उठा के रखना है, तो ये जो सेंटेंस जाएगा डी ऑप्शन जाएगा, इट वाज ओइंग टू हिज फादर। तो इसी वर्ब से आप बनाइए, और आप इसको बनाने की प्रैक्टिस मत कीजिए, ऑप्शन छांटने की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब समझो इस चीज को, अगर मैं कहूं इसका कॉम्प्लेक्स बनाने सीख लो, कंपाउंड बनाने सीख लो, सीखना नहीं है। चार ऑप्शंस आएंगे, उन चार में से सही ऑप्शन छांटने की एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि सीखना एक अलग तरीका है और छांटना एक अलग प्रक्रिया है। जैसे मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह बताता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने नहीं है आपको, उनकी ट्रिक होती है। सिर्फ 3 ऑप्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं और 3 ऑप्शन वॉइसेस के हैं, जो आपके ग्रामर के क्लास में मैं रेगुलर कराता हूँ। तो सिर्फ 3 ऑप्शन हैं, उनसे आपके हर तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, हर तरह का एक्टिव पैसिव हो जाएगा, समझ जाओगे। तो आपको क्या करना है, एक तो जैसे हम टीजीटी पढ़ रहे हैं, उसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस में भी दिमाग लगाना पड़ेगा कई जगह, थोड़ी सी लिटरेचर को ध्यान रख के लॉजिकल पॉइंट पे आपको जाना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या करूं? तो उस लॉजिकल पॉइंट को डेवलप करो और ग्रामर में सही ऑप्शन छांटने की एबिलिटी गेन करो। बस ये सोचो होना क्या है। यहाँ पे ओ वर्ब लिखा है तो ओव को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन जाएगा ये वाला ही, ठीक है। अरे हो जाएगा पॉइंट ये वाला है। अब मिलेंगे कल, ठीक है ना, सेम टाइम पे कल आपकी क्लास रहेगी। चलिए, थैंक यू।